हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमारा जो है हायर एजुकेशन का वैदिक एजुकेशन में हमने उसका कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने चार तरह की वेद है ना, वेदांगा दर्शन, इसकी चर्चा डिटेल में कर रखी है। अब जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो वैदिक पीरियड के बाद का एजुकेशन है, जिसको हम लोग पोस्ट वैदिक पीरियड भी कहते हैं, या फिर आप बुद्धिज्म कह लीजिए। और बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म की शुरुआत की गई थी। तो अगर हम बुद्ध के वक्त की बात करें, बुद्ध के वक्त जब बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी, तो बुद्ध के वक्त के टाइम में आपके सोसाइटी में जो सोशल रेसिज्म की बात कर रही थी, क्या बात आप क्या क्या था तब? अरे सोशल रेसिज्म या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। सर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? मतलब काम और आप उसके धर्म के आधार पर, काम और उसके जन्म के आधार पर उसकी बातें की जा रही थी। तो काम और जन्म के आधार पर कैसे लोगों को बांट दिया गया था? सर चार वर्णों में विभाजित थे लोग। कैसे? सर सबसे पहले ब्राह्मण है ना, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। इन चार वर्गों में लोगों को बांट दिया गया था। और ब्राह्मण जो थे वो जो शिक्षा दी जाती थी उनके हेड हुआ करते थे। नहीं, सारी शिक्षाएं वेदों की, पुराणों की, ये सारे लोगों को शिक्षा देने का काम किनका था? सर इनका इनका ब्राह्मण का था। और ब्राह्मण, ये ब्राह्मणिक सोसाइटी बन चुकी थी, जिसमें फिर जो शूद्र के तबके के लोग थे उनका जो था वो मंदिरों में जाना वर्जित था, है ना। बहुत सारी जगह पे आप बाहर में पूजा करते थे। ये सारी एक ब्राह्मणिक सोसाइटी का कल्चर चल रहा था उस समय। तो उस समय फिर में 600 बीसी के आसपास में फिर क्या हुआ? एक बुद्धिस्ट एजुकेशन या बुद्धिस्ट सिस्टम का जन्म हुआ, जिसमें बुद्ध ने अपने तरीके से अपनी फिलॉसफी, अपनी सोसाइटी को एक डेवलप किया। उसका नाम पड़ा बुद्धिस्ट एजुकेशन, है ना, या फिर उसको बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी कहा गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जन्म से, है ना, एक मतलब बुद्धिज्म के जन्म से या फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन के जन्म के टाइम से एक नई और एक नई स्पेशल एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई। तो ये था आपका बुद्धिज्म, जहां से बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध के जन्म के बाद उन्होंने एक कल्चर, एक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया। और जो रेसिज्म चल रहा था आपके वैदिक एजुकेशन के टाइम में ब्राह्मणिक सोसाइटी को लेकर कि भाई ब्राह्मण ही सब कुछ है ना, क्षत्रिय का काम सिर्फ तलवार चलाना है, वैश्य का काम जो है बिजनेस करना है, और शूद्र का काम जो है वो नीचे तबके के लोगों को करना है, जिसको मंदिर में जाना वर्जित था। तो इनके बाद जो आपकी कहानी है वो शुरुआत होती है बुद्धिज्म की। अब चलिए बुद्धिज्म को थोड़ा डिटेल में और समझते हैं, चीजों को देखते हैं कि क्या उनके बुद्ध ने दिया है, अब कहाँ पे बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की, कहाँ जन्म था, ये सारा डिटेल हम पढ़ेंगे, जो आपके पेपर 1 के हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही जरूरी है ना। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। चलिए सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या कर लेना है। देखिए अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन चलती रहे और सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। इसके साथ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको फ्री में सारे लेक्चर्स चाहिए, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, है ना, वहां पे ये सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। पेपर 1 के इतने लेक्चर्स है, पेपर 2 के इतने, ऑलमोस्ट लगभग 550 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप जाके उसको देख सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात किसकी शुरू करते हैं? सर सबसे पहले बात करते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन की। किसकी? बुद्धिस्ट एजुकेशन की। तो आप बताएंगे सर कि बुद्ध कब आए थे, है ना, बुद्ध की मतलब कौन थे बुद्ध, क्या उनकी शुरुआत क्या था, बेसिक क्या था उनका, बताइए। देखिए बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई है, ऐसा कहा जाता है शाक्य साम्राज्य के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से हुई थी। किससे हुई थी? सिद्धार्थ गौतम। और सिद्धार्थ गौतम वहां पे उनको तो भाई साहब ट्रीटमेंट, चूंकि राजकुमार थे तो रईसों वाला मिला। सारी चीजें मिलने के बाद जब उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद उनका बच्चा हुआ, तो फाइनली वो क्या किए, वो ना एक दिन घर से भिक्षा मतलब मांगने के लिए इस वेश में निकल पड़े
कि भैया मुझे अस्तित्व की खोज करनी है, एग्जिस्टेंस का खोज करना है ना, और इसकी वजह से वो निकल पड़े। अब निकलने के बाद ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी परीक्षा, बहुत सारे काम करने के बाद, बहुत सारे परीक्षण करने के बाद उनको अंततः सफलता मिल गई। और सफलता किस चीज में? उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष की प्राप्ति एक पेड़ के नीचे बौद्ध गया में हुआ था, जो बिहार में स्थित है। बिहार का एक जगह है, प्लेस बौद्ध गया, जिसमें भगवान को बोधि ट्री के नीचे बुद्ध भगवान कहा जाता है कि बुद्ध को उनके नीचे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, है ना। ये बात ध्यान रखिए। और उसके बाद उन्होंने 4 नोबेल ट्रूथ की स्थापना की। 4 नोबेल ट्रूथ में क्या क्या था कि भैया सबसे पहला ना, लाइफ जो है वो सफरिंग है, मतलब सारा जीवन दुख है, और दुख के पीछे दूसरा जो उन्होंने बात कही कि दुख के का कारण जो है वो है डिजायर्स, यानी कि इच्छा। जो इच्छाएं आपकी हैं वो अनंत हैं, सो इसलिए दुख का कारण क्या बताया उन्होंने? बोला दुख का कारण इच्छा है। और फिर इसी बेस पर उन्होंने कहा कि इच्छा का अंत, जो डिजायर्स का अंत है, दुख के अंत की ओर ले जाता है। कि अगर अपने डिजायर्स को आप ना बढ़ाकर कम कर दें तो उसका अंत हो जाता है खत्म, किसका? दुख का। और फिर इच्छा को और फिर डिजायर्स को समाप्त करने के लिए आपको डिसिप्लिन और मेडिटेशन करना जरूरी है। तो ये 4 उन्होंने नोबेल ट्रूथ को की बात कही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, बुद्धिज्म की शुरुआत कहां से? शाक्य साम्राज्य के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से हुई। और इनका जो इन्होंने घर छोड़ने की बात कब ली भाई? शादी और बच्चे के बाद इन्होंने घर छोड़ने का प्रण किया, और फाइनली इनको एक वक्त में अस्तित्व की खोज में निकले हुए थे, और इनका एक फाइनली इनको ये चीज मिला, और जिसमें इन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया बोधि ट्री में। कहाँ है वो? बौद्ध गया में। ये बात ध्यान रखिएगा। और बौद्ध गया के पास, है ना, फिर उन्होंने 4 नोबेल ट्रूथ की भी खोज की। आइए तो थोड़ा थोड़ा लिख लिया जाए। आइए सर, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाँ, सबसे पहले बुद्धा कहां से थे भैया? शाक्य साम्राज्य, ठीक है। नाम सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। चलिए अब हम बात करें 4 नोबेल ट्रूथ फाउंड बाय बुद्धा। क्या क्या था? आइए देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो था वो क्या था? लाइफ इज सफरिंग। उन्होंने क्या बोला? लाइफ क्या है? दुख का कारण है। जीवन सारा जीवन दुख है। दुख है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। क्या है भाई साहब? दुख का कारण क्या है? इच्छा है। कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। इस दुख का कारण क्या है? दुख का कारण इच्छा है ना। दुख का कारण क्या है जी? इच्छा है। अब तीसरी जो उनकी ट्रूथ, नोबेल ट्रूथ थी, जो तीसरा था वो क्या है? कि एंड ऑफ डिजायर लीड्स टू एंड ऑफ सफरिंग। क्या बोला उन्होंने? कि एंड ऑफ लीड्स टू एंड ऑफ सफरिंग। अगर आपने इच्छा खत्म कर दी तो आपका दुख भी खत्म हो जाएगा। इच्छा खत्म, दुख खत्म, ये। और चौथा इन्होंने कहा कि एंड ऑफ डिजायर इज अ पाथ ऑफ मेडिटेशन और डिसिप्लिन। क्या बोला?
एंड ऑफ डिजायर इज द पाथ ऑफ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। ये चार चीजों की खोज इन्होंने कहा। इन्होंने बोला कि भैया जहां इच्छा, अगर इच्छा का खत्म हुआ तो वो कैसे खत्म होगा, आपका डिसिप्लिन से और मेडिटेशन से। ये चार इन्होंने नोबल ट्रूथ की, जिसको आर्य सत्य कहा जाता है। नोबल ट्रूथ को क्या कहा जाता है, आर्य सत्य। आर्य सत्य की शुरुआत करी। ठीक है, तो ये चार चीजें। अब क्या हुआ, इन्हीं ये चार खोज, जो ये आर्य सत्य की खोज हुई, इन्हीं के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा। आफ्टर फाइंडिंग नोबल ट्रूथ, गौतम इज नॉन एज बुद्धा। ये खोज के बाद इनको बुद्धा के नाम से जाने लगा। और जो बुद्ध का जन्म था, ये भाई साहब एक बात बता रहा हूं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कहां हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक प्लेस पर। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कहां हुआ, नेपाल के लुम्बिनी में, शाक्य वंश में। शाक्य वंश में। ठीक है, तो ये थी कहानी गौतम बुद्ध की। जैसे गौतम बुद्ध की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इन्होंने चार नोबल ट्रूथ, चार आर्य सत्य की शुरुआत करी या स्थापना करी। अब हम चलते हैं कहां, अब चलते हैं अपने नोट्स में। ये थी बेसिक नॉलेज जो आपको जानना जरूरी था। चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये देखिए इस नोट्स में क्या है, 4 नोबल ट्रूथ की शुरुआत है ना। ये देखिए यहाँ पे इसके बाद जो है क्या बोला 4 नोबल ट्रूथ में, ऑल ऑफ लाइफ इज सफरिंग, the cause of suffering desire and the end of desire leads to the end of suffering and the means of ends desire to path of discipline and meditation। ये चार नोबल ट्रूथ हैं, याद रखिएगा। सारा जीवन दुख है, दुख का कारण इच्छा है, और इच्छा का अंत दुख की ओर ले जाता है भाई साहब। और इच्छा को समाप्त करने के लिए, यानी डिजायर्स को समाप्त करने के लिए मेडिटेशन और क्या जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। अब इन्हीं के बाद आफ्टर दिस इनलाइटनमेंट ही इज नॉन एज अ बुद्धा और ऑकंड वन, जगाने वाले या फिर बुद्धा के नाम से फेमस हुई। कहां हुआ, बोर्न कहां था, 563 बीसी में, रिपब्लिकन क्लैन ऑफ कहां, शाक्य में, लुम्बिनी नेपाल नियर कपिलवस्तु। हिज मदर क्या थे, कोसाल। ये डायनेस्टी देखो, ये ऐसे बोधि ट्री है कहां, आपका ये बौद्ध गया में, बिहार में, वहां पे इनको मिली थी। अब देखो कोर ऑफ बुद्धा टीचिंग, तो बुद्धा की टीचिंग्स का कोर मेन क्या था, डिसिप्लिन, मेडिटेशन और विजडम। ये 3 मेजर पॉइंट्स इन्होंने फोकस करा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए सर, जहां पे शिक्षा मिलती है, ठीक है, मान लो बुद्धा ने 4 नोबल ट्रूथ की शुरुआत करी, क्या जब बुद्धिज्म की बात आती है तो वहां एडमिशन भी होता होगा, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। सिस्टम ऑफ एडमिशन होता होगा, तरीका होता होगा, तो उसको कहा जाता है सेरेमनी। क्या कहा जाता है, सेरेमनी। जब बुद्धिज्म में लोगों का एंट्री होना शुरू हुआ, जब वो अपने लोगों को ज्ञान देना शुरू किए, तो पहला जो स्पीच था, है ना, वो सारनाथ में दिया था उन्होंने अपने एक पहले किसको, पहला श्रमण कहा जाता है, जो बुद्धिज्म में एंट्री लेता है स्टूडेंट, और वो एंट्री लेके जब उस बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करता है, उसको श्रमण कहा जाता है। तो पहला श्रमण को सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला स्पीच दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसी तरीके से जब किसी को भी बुद्धिस्ट एजुकेशन में एंट्री लेना होता था, तो वो सेरेमनी के थ्रू एडमिशन लिया जाता था।
जिसमें पहली सेरेमनी, दो तरह की सेरेमनी होती थी, एक था पवजा सेरेमनी, एक था उपसंपदा सेरेमनी। पवजा सेरेमनी जो होता था वो बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रीज जो होती थी वहां पे उनका एक्सेप्टेंस होता था कि भैया आप आइए, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, जहां पे आपको परिवार वाले से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। अलग कर दिया जाने का मतलब बिल्कुल अलग रहना पड़ता था आपको। वहां पे आपका नया नामांकन होता था, फैमिली और रिलेशनशिप, फैमिली के रिलेशनशिप को अलग बता दिया जाता था। और इस तरीके से जब आप 8 साल की उम्र में आपका एडमिशन होता था, किस चीज के लिए सर? पबजा सेरेमनी के लिए। पबजा सेरेमनी मतलब जहां पे आपको एंट्री लेना पड़ जाता था 8 साल में। ये बात समझ में आई? तो पबजा सेरेमनी का मिनिमम एज कितना था? 8 साल। द पबजा सेरेमनी मिनिमम एज वाज 8 ईयर्स। 8 साल की उम्र में आप एंटर लीजिए। उसके बाद क्या होता था? पबजा सेरेमनी में एंट्री लेने के बाद 8 साल के बाद जब आप एंट्री ले लेते थे तो आपको पीले वस्त्रों के साथ और सेव करा के साथ क्लीन कर लेना है, और क्लीनिंग के साथ आप जाते थे जो मोनेस्ट्रीज के हेड भिक्षु होते थे। भिक्षु कहा गया है जो शिक्षा देते हैं, जो फाइनल शिक्षा देते हैं। कौन? बुद्धिस्ट एजुकेशन में, जिसको जैसे हम लोग यहाँ पंडित होते हैं ना, वैसे वहां पे बुद्धिस्ट एजुकेशन में कहा गया था भिक्षु को। तो हेड भिक्षु क्या कराते थे? उसको 3 प्रण दिलवाते, 3 प्रतिज्ञा दिलवाते थे। कौन सा प्रतिज्ञा था वो? आइए देखिए। देखिए क्या करते थे, जो हेड भिक्षु थे 3 प्रतिज्ञा दिलवाते थे। किसको? जो एंट्री लेता था पबजा सेरेमनी में उसको। 3, आई टेक टू रिफ्यूज विद बुद्धा, आई टेक रिफ्यूज विद रिलीजन, आई टेक रिफ्यूज विद द ऑर्डर। ये 3 आपको ओथ या प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। उसके बाद आप एडमिटेड हो जाते थे कहां? बुद्धिस्ट के एजुकेशन में, बुद्धिस्ट के दायरे में। और जब आप एडमिट हो जाते थे, ऑन द एडमिट इंडिविजुअल वाज कॉल्ड अ सरमन। देखो इसी को कहते थे सरमन। जब आप, सिंपल से बात है यार, उनके एजुकेशन सिस्टम में आप एंट्री ले लिए, जब आपके कंप्लीट एडमिशन हो गया उसको बोला गया क्या? शर्मन। ठीक है जी। भिक्षु किसको बोला गया? भिक्षु बोला गया जो वहां पे पंडित बन जाते थे, पढ़ लिख के जो सीनियर हो जाते थे पढ़ने लिखने के बाद, उसको भिक्षु कहा गया। ठीक है। अब देखो रूल्स, श्रमण के लिए कुछ कुछ रूल्स होते थे। क्या क्या रूल्स होता था? अब देखो रूल्स फॉर श्रमण। श्रमण कौन? जो एडमिशन ले लिया है ना, जो स्टूडेंट बन गया, किसका? बुद्धिज्म का या बुद्धिस्ट का या बौद्ध धर्म का जो स्टूडेंट बन गया, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होते थे कि नॉट टू किल एनी लिविंग बीइंग, किसी भी सजीव वस्तुओं को मारने का उन पे नहीं था कि भैया आपको नहीं मारना है, उनको किल नहीं करना है, या उनके द्वारा कोई भी इन्विटेशन आपको क्या नहीं बोल रहे, नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग गिवन टू हिम, जो उनके द्वारा कुछ भी दिया गया उसको एक्सेप्ट नहीं करना है भैया। इम्प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर मतलब आपको अपवित्रता से दूर रहना है, उसका क्या करना है? फ्री रहना है उससे। नॉट टू टेल लाई, झूठ नहीं बोलना है। नॉट टू टेक ए फूड फॉर इम्प्रॉपर टाइम, असमय मतलब बिना समय के कभी भी किसी वक्त में खाना नहीं लेना है, उसके लिए टाइम होना था। उसके बाद क्या करना है? लग्जरियस थिंग्स को यूज नहीं करना है। तो ये श्रमण यानी कि ये स्टूडेंट जो थे, श्रमण मतलब स्टूडेंट, जो बौद्ध धर्म के जो बुद्ध के स्टूडेंट होते थे, है ना, वो उसको ये सारा चीज फॉलो करना पड़ता था। उसके बाद होती थी उपसंपदा सेरेमनी। अब देखो आपने एडमिशन किस में लिया सर? पबजा में। 8 साल तक, 8 साल में आपने उसमें एडमिशन लिया। 12 साल के पढ़ाई के बाद, 12 साल की पढ़ाई के बाद आप हो जाते थे 20 साल के, और 20 साल की एज में होती थी आपकी उपसंपदा सेरेमनी। उपसंपदा सेरेमनी क्या था भाई साहब? उपसंपदा सेरेमनी उसके बाद की पढ़ाई थी जहां पे फाइनल और उससे आगे की एजुकेशन दी जाती थी, है ना। 12 साल की एजुकेशन उसके आगे लेने के बाद 8 क्लास में 8 साल की उम्र में ज्वाइन की पबजा में, 12 साल की एजुकेशन दी गई। उसके बाद 20 साल में उपसंपदा सेरेमनी आपका क्या होता था? एंट्री होता था। और उपसंपदा सेरेमनी करने के बाद एक श्रमण जो था, एक उसका स्टूडेंट जो था, वो फुल फ्लैज मैनर में भिक्षु बन जाता था और वो रेडी हो जाता था कि आगे की शिक्षा वो क्या करे? डिलीवर कर पाए। मतलब वो पूरी तरीके से भिक्षु बन जाता था। श्रमण स्टूडेंट था, भिक्षु टीचर होते थे। तो श्रमण से भिक्षु तक का सफर करने के लिए आपको उपसंपदा सेरेमनी से गुजरना पड़ता था। जैसे ही उपसंपदा सेरेमनी से आप गुजर जाते थे, उसके बाद आपकी एक परीक्षा होती थी। परीक्षा कैसे होता था इसमें भाई साहब? इसमें आपको सारे भिक्षु के सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ता था पेपर। अगर आपने पेपर अपना चीज प्रेजेंट किया और सारे भिक्षुज ने, ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ ने भिक्षुज ने हाँ कर दी, तभी आप उपसंपदा सेरेमनी के पार्ट
हो सकते थे। ये थी कहानी उपसंपदा सेरेमनी की। और इसका एज कितना होता था? इसका एज होता था 20 साल। 20 साल के एज में आपको ये काम करना, आपको इसमें एंट्री मिलती थी। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। और कोई दिक्कत नहीं सर। अब 4 जो नोबल ट्रूथ थे, कौन कौन से नोबल ट्रूथ थे सर? सबसे पहला क्या था कि पूरा जीवन दुख है, और दुख का कारण क्या है? दूसरा इच्छा है। इच्छा को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? आपको इच्छा को मारने के लिए मेडिटेशन और डिसिप्लिन का ये करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो इसमें 4 नाम दिया गया कि 4 नोबल ट्रूथ में पहला बोला देयर आर सफरिंग्स इन लाइफ, लाइफ में दुख है, सफरिंग्स है, तो उसको बोला गया दुख। देयर आर कॉजेज ऑफ सफरिंग, उसको बोला गया संयुदा, दुख के संयुदा। फिर सफरिंग्स को हटाया भी जा सकता है, उसको बोला गया निरोध। और फिर द वे ऑफ लीडिंग सेशन सफरिंग, सफरिंग से कैसे हटाया गया उसको बोला गया निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो 4 नोबल ट्रूथ की बात करी जाती थी, दुख, संयुदा, निरोधा और निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसकी बात 4 नोबल ट्रूथ में की गई है, जिसको आपको मैंने पहले ही बता दिया है। क्या क्या बताया था सर? सबसे पहला क्या है? लाइफ सफरिंग है। क्या है? सफरिंग है। उसके बाद उस सफरिंग का कारण क्या है भैया? तो सफरिंग का कारण है डिजायर, इच्छा है। और इच्छा किसकी वजह से सर कैसे खत्म होगा? तो इच्छा खत्म हो जाएगा आपका, जैसे ही आपका ये दुख खत्म कब होगा? जब आपकी इच्छा खत्म होगी। और इच्छा खत्म तब होगी जब आप मेडिटेशन और डिसिप्लिन में रहेंगे। तो उसी की चारों की बात यहां करी गई है। एक बात और कहा गया है कि अष्टांगिक मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है आइए देखते हैं। तो कह रहा अष्टांगिक मतलब 8 फोल्ड पाथ, 8 पाथ हैं जो आपकी दुख को खत्म करेगा। 8 रास्ते हैं जो आपकी दुख को खत्म करेगा। अष्टांगिक मार्ग कहा गया है उसको, ठीक है। चलिए, अष्टांगिक मार्ग में पहला है राइट व्यू। पहला बोला सही तरीके से आपको देखना पड़ेगा, एक एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग होगी नेचर्स के लिए, कि नेचर की चीजों को आपको सही तरीके से देखना पड़ेगा। दूसरा राइट इंटेंशन, मतलब सही इंटेंशन आपका होना चाहिए, है ना। आपको अटैचमेंट से दूर हटना पड़ेगा, हेट्रेड, हार्मफुल इंटेंट, इन सब चीजों से दूर हटना पड़ेगा। तीसरा है राइट स्पीच, सही बातें बनानी पड़ेगी। कह रहा है रिफ्रेनिंग फ्रॉम वर्बल मिसलीड्स, असल झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, हार्श स्पीच नहीं देना पड़ेगा, सेंसलेस स्पीच नहीं देना पड़ेगा। तो ये तीसरा है। राइट एक्शन, सही एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। कह रहा है रिफ्रेनिंग फ्रॉम फिजिकल मिसडीड्स सच एज किलिंग, स्टीलिंग, चुराना, है ना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, ये सारी चीजों से दूर रहना पड़ेगा। राइट लाइवलीहुड, सही लाइवलीहुड लेना पड़ेगा। कैसे? बोल रहा है अवॉइडिंग ट्रेड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्म अदर्स सच एज सेलिंग स्लेव्स, वेपन्स, एनिमल्स, स्लॉटर, ये सब काम आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। मतलब उच्चड़ खाना, एनिमल्स के साथ ये करना, वेपन्स बेचना, ये सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। राइट एफर्ट, सही एफर्ट लगाना पड़ेगा। सही एफर्ट लगाने का मतलब क्या? कि नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड को और इसको हटाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा क्या? पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को। राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए आपके पास। क्या? राइट माइंडफुलनेस कहने का मतलब है कि अवेयरनेस ऑफ बॉडी होना चाहिए, फीलिंग्स, थॉट और फेनोमेना, सिचुएशन को देखने के, है ना। राइट कंसंट्रेशन, और राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए, मतलब सिंगल माइंडेडनेस होना चाहिए। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 रास्ते जिसके तहत आप बुद्धिस्ट एजुकेशन में सक्सेस पा सकते हैं, यानी कि 8 माह। और 4 नोबल ट्रूथ ऑफ लाइफ है जो आपको मैंने ऊपर बता दिया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर मैं करिकुलम की बात करूं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या करिकुलम हुआ करता था, तो करिकुलम बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से देते थे, जो 3 पिताका में होते थे, त्रिपिताका जिसको कहा गया। तो एक होता था धर्म पिताका, एक होता था विनय पिताका, और एक होता था अभिधर्म पिताका। ये 3 पिताका होते थे, ठीक है ना। करिकुलम वॉज चीपली स्पिरिचुअल इन नेचर, स्पिरिचुअल नेचर का होता था। जो रिलीजियस बुक था उसको पढ़ने की शिक्षा दी जाती थी, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो पहले जो इंस्ट्रक्शन था पढ़ने का, वो पहले तो मातृभाषा में होती थी, उसके बाद उसको इंक्लूड किया जाता था पाली और प्राकृत में, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए, उसके बाद 3R पे फोकस किया जाता था, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक पे, ठीक है जी। चलिए, और इस समय के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज रहे हैं या सेंटर्स रहे हैं, उसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी, ये 4 जो हैं बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द एंशिएंट इंडिया रहा है तो बुद्धिस्ट एजुकेशन के टाइम में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, बुद्धिज्म लिटरेचर की बात करें तो वो 3 पिताका तो थे ही, कौन कौन सा? सुत्त पिताका, विनय पिताका और अभिधम्म पिताका, है ना, इसको याद रखिएगा। मिलिंद पानो भी था, जिसमें डायलॉग लिखा गया है
मिनांदरलैंड और संत का और नागसेना का, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा है दीपवस्मा और महावस्मा, द ग्रेट क्रॉनिक्स ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का ग्रेट क्रॉनिक्स था, और बुद्ध चरिता बाय अश्वघोष, ये बुद्धिज्म के लिटरेचर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें बुद्धिस्ट काउंसिल की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक एक लाइन इसका पढ़ के सुनाऊंगा, बताऊंगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 6 काउंसिल हुए हैं, कितने काउंसिल हुए जी? 6 काउंसिल हुए हैं, जिसमें फर्स्ट 4 इंडिया में हैं, उसके बाद 2 है जो बाहर के हैं, आउट ऑफ इंडिया की बात हुई है। सबसे पहला काउंसिल जो था वो अजात शत्रु के वक्त में था। किसके वक्त में था? अजात शत्रु, ये देख रहे हो, अजात शत्रु ऑफ हरियाणा का डायनेस्टी, ठीक है। तो ये पहला था। कब हुआ? 483 बीसी में किया गया है ना। कहां पे हुआ था? सप्तपानी गुफा में, सप्तपानी की गुफा होती थी वहां पे, कहां? राजगृह में, तो वहां पे इसका फर्स्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है। क्या कह रहे हैं? द मॉन्क हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट काउंसिल वाज महाकश्यप, जो महाकश्यप ऋषि मॉन्क थे। कौन थे? महाकश्यप मॉन्क, मतलब जो पंडित है ना, महाकश्यप ऋषि। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जी? बुद्धिज्म टीचिंग को प्रिजर्व करके रखने का, ठीक है। आनंद, ये देखो, एट दिस काउंसिल, इस काउंसिल में आनंद कंपोज है सुत पिता का बुद्धा टीचिंग, और महाकश्यप कंपोज विनय पिता का मोनेस्टिक कोड, ये दोनों की बात हुई, सुत पिता का और महाकश्यप कंपोज, है ना, विनय पिता का, दोनों की बात हुई। अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करी जाती है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको याद रखना है कि अजात शत्रु के टाइम हुआ था, 483 बीसी में हुआ था, और सप्तपानी की गुफा में हुआ था, बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो यहाँ ये किंग कालाशोका की शिशुसांगा डायनेस्टी के में हुआ था। कहां हुआ था? किसके अंडर में? किंग कालाशोका ऑफ शिशुसांगा डायनेस्टी। तो कब हुआ था? 383 बीसी में हुआ था, है ना। और कहां हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था? वैशाली में हुआ था। फर्स्ट मेजर, देखो यहीं पे था, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, यहीं पे स्प्लिट किया गया, 2 ग्रुप में बढ़ गया था। कौन? बुद्धिज्म के जो अनुयायी थे, जो मानने वाले लोग थे, यहाँ पे 2 भाग में बट गए थे। पहला भाग जो था उसको कहा गया थेरावादा, और दूसरा को कहा गया महायाना। तो फर्स्ट ग्रुप कॉल्ड थेरा, मतलब पाली में उसको एल्डर कहा जाता है, बड़ा। थेरावादा का मतलब होता है बड़ा। और ये जो थे थेरावादा जो थे, वो चाहते थे कि बुद्धिज्म जैसा था वैसा ही रहे, उसको अलग ना किया जाए, ओरिजिनल स्पिरिट में बुद्धियन नॉलेज को वो लेके जाना चाहते थे। बट अदर ग्रुप जो था महासंघिका, जिसको ग्रेट कम्युनिटी कहा गया, उन्होंने इंटरप्रिटेट कर दिया बुद्धा के टीचिंग्स को मोर लिबरली, ज्यादा लिबरल वे में उन्होंने टीचिंग्स को ये कर दिया। तो 2 भाग में यहां बटे। पहला 2 भाग कब हुआ? यहाँ सेकंड काउंसिल में, याद रखिएगा, फर्स्ट 2 भाग सेकंड काउंसिल में हुआ था, थेरावादा और महायाना। थेरावादा में नॉर्मल जो बुद्धा की टीचिंग थी उसी को वो लोग फॉलो करना चाहते थे। और अगर हम बात करें महासंघिका का, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हुआ बुद्धा के टीचिंग में और लिबरल किया गया। अब थर्ड काउंसिल में आते हैं, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। सर ये काम हुआ था अशोक मौर्य डायनेस्टी में, अशोक के टाइम में, महाराज अशोक के टाइम में ये हुआ था, और वो 250 बीसी में पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहां हुआ था? पाटलिपुत्रा में, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात करें, यहां अभिधम पिता का कंपोज हुआ था, है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीशन ऑफ द मॉडर्न पाली पिता का, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। बुद्धिज्म प्रीज्ड इंपेरर अशोक बाय हिनायना, बुद्धिज्म यहाँ पे अशोक के द्वारा हिनायन की ये किया गया, प्रीच किया गया। चलिए, तो थर्ड में आपको याद रखना है कि भैया अशोक में मौर्य डायनेस्टी के टाइम में 250 बीसी में हुआ था, बस इतना याद रखिएगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेकेंड और फोर्थ में डिवीजन हुआ है, तो याद रखिएगा। ये हुआ था किंग कनिष्का के कुषाण डायनेस्टी में। कहां हुआ था? किंग कनिष्का के कुषाण डायनेस्टी में। और कब हुआ था भाई साहब? फर्स्ट सेंचुरी 72 एडी में हुआ था, है ना। कहां? कुंडलवना कश्मीर में। कहां हुआ था? कुंडलवना कश्मीर में। वासुमित्रा और अश्वघोष इस काउंसिल को प्रिसाइड किया था, मतलब वासुमित्रा और अश्वघोष ने इसको देखा था। कह रहा है ऑल डिलिबरेशन और कंडक्टेड इन संस्कृत, सारा चीज संस्कृत में हुआ था। यहां पे कह रहा है, यहां पे भी 2 टाइप में बांट दिया गया। किसको? दिस काउंसिल रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्टर्स, 2 अलग अलग सेक्टर्स में बुद्धिज्म को बांट दिया गया। महायाना द ग्रेट वकील एंड हिनायाना द लेसर वकील। तो बोला गया भैया जो महान वकील है वो महायाना में बांट दिया गया, और हिनायाना को लेसर वकील में। पूरा महायाना सेक्टर जो भरोसा किए
आइडल वर्शिप को, रिचुअल्स को, बोधिसत्व को, दे रिगार्डेड बुद्धा एज ए गॉड। देखो महायाना वाले जो लोग थे वो बुद्ध को भगवान की तरफ पूजने लगे, ये अलग भाव में चले गए। लेकिन दूसरा हिनायाना वाले जो लोग थे वो अपनी ओरिजिनल टीचिंग्स पे और प्रैक्टिसेस के, बुद्धा के जो ओरिजिनल टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस था उस पर ये काम करने लगा। देखो सेकंड वाले में दो बांटा था और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में दो बांटा था, ये बात ध्यान में रखना। तो पहला कौन सा बांटा पहला वाला में सर? महायाना, और दूसरा हिनायाना। महायाना में भगवान बुद्ध की पूजा करने लगे थे वो लोग, और उसके बाद अगर बात करें हिनायाना का तो वो लोग लेसर वैकिल, मतलब यानी कि भगवान के जो मतलब बुद्ध का जो रियल टीचिंग्स था उसको फॉलो करने लगे। कह रहा देयर वाज ए फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड आउटसाइड ऑफ द लोकेशन टुक प्लेस इन बर्मा। तो ये फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो कहां हुआ था? बर्मा में हुआ था। देखो थेरावादा मॉन्क्स मंडलम, जो थेरावादा जो था ना, आप कहां फर्स्ट सेकंड काउंसिल में जो हुआ, फिर उन लोगों ने बर्मा में 1871 को किंग मिंडम के रूलिंग के दौरान यहां पे किया था। फिफ्थ काउंसिल था बर्मीज ट्रेडिशन का। और सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 1954 में, कहा? यंगून में हुआ था। कहां हुआ था? यंगून में। जो प्राइम मिनिस्टर थे कि बर्मीज गवर्नमेंट, उन्होंने इसको करवाया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम वुमेन एजुकेशन की बात करें बुद्ध के टाइम में, तो भैया भगवान बुद्ध को मानना ही नहीं था। वो बुद्ध मानते थे कि औरत ही सारे चीजों का कारण है, मतलब वो एडमिट ही नहीं लेना चाहते थे, अपने मोनेस्ट्रीज में औरत को नहीं लेना चाहते थे। लेकिन अपने मतलब डियर पीपल, आनंद उनके सबसे प्रिय क्या कहते हैं उसको, भिक्षु थे या फिर स्टूडेंट थे, और उनके बेस पर उन्होंने 500 मॉन्क्स को, मतलब भिक्षुनीज को, यानी कि 500 वुमेन को एडमिट किया था अपने अपने एजुकेशन सिस्टम में, और उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स दिया गया था, ठीक है। और उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स मॉन्क का था, सेपरेट मोनेस्टिक स्कूल सेटअप किया गया। सील भत्रिका का, प्रभु देवी का और विनायका का वर द फेमस दोज प्योर पोएट्स और राइटर। तो ये तीन, सील भत्रिका, प्रभु देवी और विनायका, ये फेमस राइटर और पोएट्स हुआ करते थे उस समय के, है ना, ये ध्यान रखिएगा। वो वोकेशनल एजुकेशन पे अभी भी यहाँ पे ध्यान दिया गया था, बस इतना याद रखना है। अब आ जाता है जैनिज्म। अगर हम बात करें जैनिज्म की, तो जैनिज्म में मतलब इतना बेसिक चीज है, जैसे बुद्धिज्म खत्म हुआ तो कुछ लोग फिर मूव ऑन कर गए आगे जैनिज्म में। जैनिज्म की बात अगर किया जाए तो तीन रिलीजियस में से मतलब वन द टॉप रहा है, जिसमें जहां पे ये लोग जीव हत्या को मानते ही नहीं है। ये जरूर मानते हैं कि जो कर्मा है, कर्मा बैक होता है, ये जरूर मानते हैं कि आत्मा होती है, और ये सारी चीजों पे इनका मानना है। लेकिन जैनिज्म जो है वो नॉनवेज वाले पे, जीवों की हत्या पे एकदम स्ट्रिक्ट है। इसीलिए जैन के जो लोग होते हैं वो देखिएगा कि वो लोग खाते, प्योर वेजिटेरियन होते हैं। इवन वो लोग जमीन के नीचे बैठा हुआ, जैसे आलू प्याज जो होते हैं ना, वो लोग नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उससे हार्म होता है, जब उसको निकालते हैं तो उससे उसका हार्म होता है। तो जैनिज्म की शुरुआत ऐसे हुई। आइए क्या कहते हैं जैनिज्म क्या है? थ्री मोस्ट एंशिएंट रिलीजियस इंडिया में रहा है। क्या रूट्स गो बैक द एटलीस्ट द मिड फर्स्ट सेंचुरी बीसी। टुडे इट्स स्टिल एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। जैनिज्म क्या है? इंडियन कल्चर का पार्ट है। और जैनिज्म हमें सिखाता है कि पाथ टू इनलाइटनमेंट थ्रू नॉन वायलेंस और रिड्यूसिंग हार्म टू लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स मच पॉसिबल। देखो मैंने बोला ना कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को बोलता है भाई साहब, इसको मतलब क्या करना है? नॉन वायलेंस का लेना है, इसको इसका हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है। लाइक हिंदू और बुद्धिस्ट, जैन बिलीव क्या किस पे करते हैं? री इनकारनेशन पे, ठीक है। बर्थ डेथ वाले पेज ना ये भरोसा करते हैं, ठीक है जी। इसीलिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये लोग वेजिटेरियन होते हैं, और वेजिटेरियन भी वैसा कि जो रूट वाली चीजें होते हैं ना, जड़ जिसमें होता है वो चीज को ये लोग नहीं खाते हैं। इसके फाउंडर जो थे वो ऋषभनाथ थे। ऋषभनाथ वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म एंड द फर्स्ट तीर्थकार, जो पहला तीर्थकार जो था वो कौन थे? वो ऋषभनाथ कहे जाते हैं। चलिए उसके बाद जो 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। ये झारखंड में ही है, पार्श्वनाथ एक जगह है, वहां पे जो 23rd तीर्थकार माना जाता है इसको। और लास्ट तीर्थकार जो थे वो वर्धमान महावीर थे। महावीर है ना, लिव्ड इन 6th सेंचुरी बीसी, है ना, वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी माने जाते हैं। 24 तीर्थकार हुए हैं इसमें। कितने तीर्थकार हुए हैं? 24 तीर्थकार, ठीक है। अब तीन रतन, थ्री रूल्स ये लोग मानते थे। तीन रतन क्या क्या? राइट फेथ, राइट नॉलेज,
राइट एक्शन। तो इसको राइट फेथ को बोला गया सम्यक दर्शन, है ना, सम्यक जनाना और सम्यक चरिता, ये तीन चीज की बात इन्होंने करी है। और अंगाज कह रहा है अंगाज आर द होली बुक्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का होली बुक्स कौन था, अंगाज। मोस्ट ऑफ द बेसिक लिटरेचर अवेलेबल इन प्राकृत, प्राकृत में इनकी जो लिटरेचर है वो सब अवेलेबल है ना। इसको दो भाग में बांटा गया है, इनके जो लिटरेचर को दो भाग में बांटा गया है, क्या क्या पॉपुलराइज हुए, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो डॉक्ट्राइन है जैनिज्म के, ठीक है ना, जो दो अलग अलग प्रैक्टिसेस पे बिलीव करते हैं, एक श्वेतांबर को मानता है और एक दिगंबर को मानता है। 5 वोज पे बिलीव करते हैं जैनिज्म, 5 प्रतिज्ञा पे बिलीव करते हैं। वो 5 प्रतिज्ञा क्या क्या है, अहिष्मा, सत्य, अष्टेयम, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, है ना। अहिष्मा इंक्लूड्स क्या करता है, एब्सटिनेंस फ्रॉम इंजरी टू लाइफ, नॉन वायलेंस की बात करता है ये, ठीक है। सत्य मतलब ट्रूथ, सच्चाई की बात करता है। अष्टयम मतलब नॉन स्टेलिंग, मतलब चोरी ना नहीं करने की बात करता है। ब्रह्मचार्य मतलब होता है बैचलर लाइफ की बात करता है ये। और अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट, किसी से अटैच नहीं होने की बात करता है। अनवांटेड, नॉन रिसीव अनवांटेड वेल्थ, मतलब बोलते हैं ना कि धन से लगाव नहीं होने की बात ये करता है। ये बात समझ में आ गया जी सर। चलिए उसके बाद एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ जैनिज्म क्या है, कह रहा द monks undergo rigorous practices observance to make individual with a good character and conduct. They spend their time throughout their life within the observances and actively try to liberate the soul from bondage. तो भाई साहब इसके जो मॉन्क होते थे वो क्या करते हैं, वो उस रियल कैरेक्टर पे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, और ऑब्जर्वेंस पे भी सारा लाइफ अडॉप्ट करते हैं। अब देखो इसका एम क्या होता था, तो त्रिरत्नास को अडॉप्ट करना, गुड कंडक्ट रखना, 5 प्रतिज्ञा पे अपना चलते रहना, सेल्फ रिलायंट रहना और सेल्फ रिस्ट्रेंट रहना, ये बात ध्यान रखिएगा। लिबरेशन इन एजुकेशन में ये बात है, ठीक है। चलिए इनका ये देखो करिकुलम क्या होता था, जैन तीर्थकारा संत को प्रीच करना, त्रिरत्नास को फॉलो करना, रिलीजियस नॉलेज जैन का होना चाहिए, नॉलेज रिगार्डिंग वर्ल्ड स्पिरिट एंड मैटर। मेथड होता था इमिटेशन, रेसाइटेशन, प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपनाते थे, अडॉप्टिंग द 5 प्रतिज्ञा को अपनाते थे, इंडिविजुअल प्रैक्टिस पे भी ध्यान देते थे, ठीक है। इसके अलावा बात करें टीचर कैसा होता था, मॉडल होता था, लाइविंग एग्जाम्पली 5 प्रतिज्ञा वाला, गुरु को भगवान माना जाता था, ट्रेन रैगोरसली टू लिबरेट द सोल फ्रॉम बॉन्डेज, तो रैगोरसली ट्रेन किया जाता था किसको, जो लिबरेट होना चाहते थे, जो पढ़ना चाहते थे। डिसिप्लिन था, ये डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। 5 वो फॉलो द 5 वो टू अटेंड द गुड कंडक्ट। क्या है, पंच महाअवतार ये कहा गया है इसमें, है ना। ये 5 चीजें क्या, केयरफुल रहना है अपने जिंदगी में, प्रैक्टिस करना है 10 डिफरेंट धर्म लाइक नॉन अटैचमेंट्स, फॉरगिवनेस, सेल्फ रिस्ट्रेंट, ऑस्टेरिटी, सेक्रीफाइस, सर्विस, ये, और डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्ट्रेंट, ये पे रहना। ये 5 पंच महाअवतार थे, क्या थे, ये थे। तो भाई साहब ये है आपका जैनिज्म। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा खास है नहीं, इतनी सारी चीज़ें जितना मैंने आपको पढ़ाया लिखाया उस पर याद करिएगा, एक बार लेक्चर्स को रिवाइज करिएगा, ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, परेशानी तकलीफ तो नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।